दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम में जितना आपका नॉलेज काम आता है कहीं उतना ही जो है आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल है ये भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। और किसी भी सब्जेक्ट में आपका अधिक से अधिक मार्क्स हो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चंस भी आने चाहिए और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है ये भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इसका आंसर अच्छे से पता हो और आंसर जब भी लिखें तब उस समय पे आप आंसर को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे ताकि आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में और जो आप आंसर कर रहे हो उसके बीच एक समन्वय स्थापित हो। दोस्तों एनसीईआरटी सीरीज़ में हम क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है इसके चैप्टर 2 के जो सब्जेक्टिव प्रश्न को देख रहे थे इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 तक देख चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कह रहा है कि आज चीन की अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह से अलग है। तो दोस्तों चीन की वर्तमान अर्थव्यवस्था और पुरानी नियंत्रित अर्थव्यवस्था में कुछ प्रमुख अंतर है। जैसे कि 1970 के दशक के बाद से चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में जो बदलाव किए वे उसे पुरानी सोवियत मॉडल वाली नियंत्रित अर्थव्यवस्था से पूरी तरह अलग बनाते हैं। जो मुख्य अंतर है वो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। पहला तो चीन ने ओपन डोर जो खुले द्वार की नीति को अपनाया। पुरानी नियंत्रित अर्थव्यवस्था में चीन दुनिया से कटा हुआ था और आत्मनिर्भरता पर जोर देता था, लेकिन 1978 में देंग जियाओपेंग ने ओपन डोर की नीति अपनाई। आप इनका नाम याद रखेंगे। देंग जियाओपेंग ने ओपन डोर की नीति अपनाई जिसका उद्देश्य था विदेशी पूंजी और तकनीक का निवेश बढ़ाकर उत्पाद को बढ़ाना। साथ ही साथ दूसरा जो अपनाया गया इन्होंने चरणबद्ध सुधार की तरीकों को अपनाया। इन्होंने शॉक थेरेपी जैसी चीज़ों को नहीं अपना करके चीन ने क्या करा तो सोवियत संघ की जो शॉक थेरेपी का मॉडल था जिसमें कि समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ बदलने की जो नीति थी इस चीज़ को नहीं अपना करके इसने क्या करा तो अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला। जैसे कि 1982 में खेती का निजीकरण किया गया, वहाँ पे 1998 में उद्योग का निजीकरण किया गया। इसके बाद में अगर हम देखें तो जो तीसरे नंबर पे है कृषि और उद्योग का निजीकरण। नियंत्रित अर्थव्यवस्था में खेती और उद्योग पूरी तरह से सरकार के हाथ में थे और आज चीन में खेती का निजीकरण हो चुका है जिससे कृषि उत्पाद और ग्रामीण आय में भारी वृद्धि हुई है। उद्योगों के निजीकरण से प्रतिस्पर्धा वहाँ पे बढ़ी है। जो चौथी बड़ी चीज़ जो चीन के द्वारा किया गया वो यह था कि सेज का स्थापना किया गया, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र का स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की गई। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए चीन ने विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जहां विदेशी कंपनियों को टैक्स में छूट और बेहतर सुविधाएं दी जाती है जो एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था में ही संभव था। जो फिफ्थ था वो विश्व व्यापार संगठन में शामिल होना। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। इससे चीन की अर्थव्यवस्था बाकी दुनिया के लिए और अधिक खुल गई और यह विश्व का कारखाना बन गया। दोस्तों इस प्रश्न के अगर निष्कर्ष को देखें तो आज चीन की अर्थव्यवस्था केवल सरकारी नियंत्रण पर निर्भर नहीं है बल्कि वह बाजार के नियमों, विदेशी निवेश और निजीकरण के मिश्रण पर टिकी है। इसी कारण आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।